कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। और आज स्वागत है इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज करने वाले हम लोग सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था प्रीवियस, तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हम जानेंगे मतलब 20 तारीख को जो पेपर हुआ था, 20 दिसंबर को, पिछले साल 2021 को, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि सीटेट का जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड होता है ना। क्वेश्चन हमेशा हर एक साल देखेंगे क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। और आप जब भी एग्जाम देने जाएँ तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस या आप प्रैक्टिस करके जाएँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और 20 दिसंबर का ये पेपर है, और उम्मीद करूँगा कि आप इसको जब देखेंगे वीडियो को तो आप ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं आपकी ये सीबीएसई का पेपर क्वेश्चन पेपर है, आपका पेपर 1, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, हिंदी, असमीज, सब कुछ होता है। बस हम डिस्कस करने वाले हम लोग पेपर 1 और चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम सीडीपी शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। पेपर 1 होता है ये, और पेपर 1 का ये फर्स्ट पार्ट होता है। और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम दे रखा है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन को आपको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस की आपको कुछ जो मीनिंग होगा, जो टॉपिक है और जो ऑप्शंस है उसको मैं बताऊंगा आपको। ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में का इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। नॉट लगा हुआ है, तो आपको नॉट वाला मार्क करना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑकर्स अलॉन्ग अ सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनिडायमेंशनल। डेवलपमेंट जो होता है वो एक धारीय होता है और एक आयामी होता है, मतलब ये एक तरीके से ही होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम द सेंटर टू आउटवर्ड्स। तो आपको पता है कि डेवलपमेंट जो बच्चों का होता है वो नीचे से, टॉप से नीचे की तरफ होता है और सेंटर से बाहर की तरफ होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर। मतलब बच्चे का जो पालन पोषण होता है और जो एनवायरनमेंट होता है वो दोनों, ये भी सही लग रहा है मुझे। डेवलपमेंट ऑकर इन द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। मतलब डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का सामाजिक और उसके सांस्कृतिक दोनों रूप में होता है, उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो ऑप्शन 3, 2 और 4 तीनों सही है। ऑप्शन 1 जो है इसमें जो बोला हुआ है कि इसमें डेवलपमेंट ऑकर सिंगल कोर्स, मतलब ये एक ही तरीके से होता है और ये एक आयामी होता है, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों आगे जानेंगे, सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है, सिफेला क्लाउडल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्पेयर ऑफ, यानी कि शीर्षगामी, यानी कि बच्चे का सर से लेके नीचे की तरफ जो डेवलपमेंट होता है पैर की तरफ, वो किस में एप्लीकेबल है। मोटर डेवलपमेंट यानी कि गामक विकास में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में यानी भाषिक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास में, और मोरल डेवलपमेंट। तो देखिए दोस्तों, ये जो सेफेला कॉर्डल या जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है ना, इसे बच्चे पहले अपने ब्रेन के, अपने सर को कंट्रोल करते हैं, फिर अपने हाथ पैर को चलाते हैं, फिर बच्चे अपने पैरों को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि बच्चे का जो गामक विकास होता है, मोटर डेवलपमेंट, वो सेफला कॉर्डल प्रिंसिपल यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, उस पर लागू होता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 देखिए दोस्तों, डैश इज सेंसिटिव पीरियड पेरेंटिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे का इसमें से कौन सा पीरियड जो है वो उसके भाषा विकास के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्री नेटल पीरियड यानी कि बच्चे का जन्म के पूर्व का समय। तो बच्चे के जन्म से पहले तो बच्चा लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। बच्चे जन्म से पहले तो बोलना सीखते नहीं है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, प्रारंभिक अवस्था, जब बच्चे छोटे होते हैं उस पीरियड में, ठीक है। या मध्य बचपन, बचपन जब आती है तो बच्चे बोलना ज़्यादातर सीख लेते हैं, तो बचपन भी उतना सेंसिटिव नहीं माना जाता है। युवावस्था यानी कि एडोलसेंस, युवावस्था में बच्चे तो पूरी तरह से बोलना सीख जाते हैं। तो कह सकते हैं कि इसमें जो प्रारंभिक अवस्था है यानी कि अर्ली चाइल्डहुड है, ये डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन 4 देखो दोस्तों, देखिए, डैश occurs within the family when children first learn their individual identity।
एक्वायर लैंग्वेज एंड डेवलप इनिशियल कॉग्निटिव स्किल्स। यानी कि परिवार में आरंभ होने वाले वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तित्व पहचान जानना शुरू करते हैं, फिर भाषा सीखते हैं और आरंभ में संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। ये क्या होता है? देखिए, बच्चे जब भी अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से या अपने अपने घरों में जब बड़े लोगों को देख के सीखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो हमेशा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। मतलब बच्चे का जो प्रारंभिक समाजीकरण होता है वो उसके माता पिता और उसके भाई बहन यानी कि परिवार से होता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो करेक्ट है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में दोस्तों, सेकेंडरी क्या होता है? जब बच्चे बाहर जाके स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में अपने टीचर से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, अपने सोसाइटी से सीखते हैं, तो वो हो जाता है सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी क्या होता है? जब बच्चे अपने घर में अपने से बड़े से सीखते हैं, तो प्राइमरी क्या हो जाता है? फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 5 देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग, एट द लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। मतलब ये कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिक्षेप पर आधारित होता है। मतलब ये कि जब बच्चे सामाजिक रूप से, बच्चे समाज के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, मतलब समाज के अकॉर्डिंग परिक्षेप में सोचना शुरू करते हैं, उस पीरियड को कौन सा बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल। नहीं, प्री कन्वेंशनल नहीं होता है, पोस्ट कन्वेंशनल नहीं होता है, लेट कन्वेंशनल नहीं होता है, ये होता है कन्वेंशनल। क्या होता है? कन्वेंशनल स्टेज होता है जब बच्चे नैतिक चिंतन जो है वो अपने समाज से सीख के, परिक्षेप से सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट अगेन। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, 6th क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन सुनिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन। फ्रॉम द पियाजियन परस्पेक्टिव, द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज कॉल्ड। मतलब पियाजे के सिद्धांत के अनुसार या दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा सूचनाओं में शामिल करने को क्या कहते हैं? देखिए, अगर बात करें तो बच्चे जो होते हैं वो, बच्चे के पास अपना एक स्कीमा होता है। जब बच्चे अपनी चीज़ों को, अपने नॉलेज को स्टोर करते हैं, ठीक है, उनके पास पहले से एक स्टोर नॉलेज रहता है कि भाई, अब जैसे मान लीजिए बच्चा अपने माँ की गोद में बैठा हुआ है, माँ बोलती है देखो बेटा ये बिल्ली है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली के जो 4 पैर होते हैं, इसकी एक पूंछ होती है। तो बच्चे इस तरह से मतलब समझ जाते हैं कि हाँ बिल्ली है, बिल्ली के 4 पैर होते हैं, बिल्ली एक जानवर है। लेकिन जब बच्चा एक कुत्ते को देखेगा तो कुत्ते को देख के बोलेगा इसके भी 4 पैर हैं, ये भी दौड़ता है, ये भी खाता है, ये भी इस तरह का होता है, तो ये भी बिल्ली है। बट नहीं, जब बच्चे कुत्ते और बिल्ली के बीच में या डॉग और कैट के बीच डिफरेंस करना शुरू कर दें कि भाई डॉग म्याऊं म्याऊं नहीं करता, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करता है, तो ऐसे में जो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो नई इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऐड किया, इसको बोलते हैं एसिमुलेशन। क्या बोलेंगे उसको? एसिमुलेशन, यानी कि आत्मसातकरण। यानी कि बच्चे के पास पहले से इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को नए इन्फॉर्मेशन के साथ एडजस्टमेंट करने को हम एसिमुलेशन या आत्मसात कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। आई होप आपको दोस्तों आपको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है। तो दोस्तों 7th क्वेश्चन देखिए ध्यान से। मीना हैज बिगन टू यूज वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वर्ड रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, प्रत्येक प्रत्यय में आरक्षण और क्रमबद्धता नहीं पाती हैं। ठीक है, तो मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में है? यानी कि मीना मीना जब समझ जाती हैं कि भाई शब्दों को हम जोड़ते हैं और शब्दों से मतलब उसको ऑब्जेक्ट को मतलब एक तरह से जोड़ा जाता है, इसको बुलाता है ये कौन सा अवस्था है? प्री ऑपरेशनल। कौन सा अवस्था है दोस्तों? ये प्री ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल जो दोस्तों होता है उसमें बच्चे तार्किक चिंतन करने लग जाते हैं। ऐसे चिंतन जिसमें बच्चे बेसिकली ऐसी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो उनके सामने होते नहीं हैं। सेंसरी मोटर मतलब ये होता है जब बच्चे हाथों से, अपने स्किन से, अपने सेंस के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। कॉन्क्रीट मटेरियल क्या होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो बच्चे सामने देखते हैं उसी चीज़ के बारे में समझते हैं, जो बच्चे सामने नहीं होता वो उसको वो नहीं मानते हैं। यानी कि ये अवस्था जो है वो एक तरह से 8 to 12 ईयर्स के बीच बच्चे में होता है, नहीं 6 to 8 में होता है। तो ये कौन सा अवस्था है? ये अवस्था है प्री ऑपरेशनल। ठीक है, जब बच्चे चीज़ों को शब्दों से जोड़ना शुरू करते हैं, बेसिकली ये पूर्व संक्रियात्मक है अवस्था है। अगला है दोस्तों 8th क्वेश्चन पढ़िए। द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय।
ये जो JPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसको किसने प्रपोज किया है? देखिए, इस तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं दोस्तों, उसको प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे लेव वाइगोत्स्की। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने ये कहा था कि बच्चे जो है उनका एक सोचने का, समझने का एक सीमा होता है, जिसको उन्होंने बोला ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद बच्चे ने ये बोला कि भाई आप इसमें कुछ नया चीज़ आप ऐड करोगे, बच्चे को थोड़ा सा आप कुछ ऐड करके उसको नया चीज़ सिखाओगे, तो बच्चा अपने ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से आगे हो जाएगा, तो और नया चीज़ सीख लेगा। ठीक है, तो ZPD यानी कि जोन ऑफ डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को प्रपोज करने वाला लेव वाइगोत्स्की था। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन 8 ही है, ये तो 8 हो चुका है, सॉरी। अगला है 9 नंबर, विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव वाइगोत्स्की। तो लेव वाइगोत्स्की ने इसमें से कौन सा मूल सिद्धांत के सही मायने को दर्शाता है, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत मेनली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन सुनिए इसका। लर्निंग इज अनकॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि लर्निंग क्या है, एक तरह का अधिगमन अंतर्मन प्रतिक्रिया है। लर्निंग इज सोशल एक्टिविटी, लर्निंग एक सामाजिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, यानी कि लर्निंग जो है वो एक तरह से बच्चे के जेनेटिक में होता है लर्निंग। और लर्निंग इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग क्या है, एक तरह का डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इसके 4 स्टेजेस हैं। तो लर्निंग डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूअस, यानी कि बच्चे लगातार सीखते रहते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। जेनेटिकली प्रोग्राम्ड भी नहीं होता है कि बच्चे के पहले से ही प्रोग्राम रहता है, बच्चा कंप्यूटर तो नहीं है कि बच्चे में पहले से फिट है कि यही काम करेगा। बच्चे अपने एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से, अपने सबसे सीखते हैं, अपने आसपास की चीज़ों से। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग क्या है, एक तरह का सोशल एक्टिविटी है, यानी कि एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटजी टू द दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये एक प्रगतिशील कक्षा के सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए अधिगमन के विधि का उदाहरण है? सार्थक यानी कि जो एक प्रगतिशील शिक्षा क्लास क्या होता है, जहाँ पे बच्चे को पूरी तरह से मौका मिलता है अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, और मतलब एक तरह का मॉडर्न एजुकेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए रेगुलर इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स, तो एक प्रगतिशील कक्षा में कभी भी कॉम्पिटिशन्स नहीं होता है। ठीक है, इसका व्यूज है वर्बल पनिशमेंट भी नहीं दिया जाता है। यूनिफॉर्म रिजिडिटी, अब ये एक तरह का यूनिफॉर्म मतलब सभी बच्चों को एक साथ एक ही चीज़ों के ऊपर एक ही मतलब रिजिडिटी करना, तो रिजिडिटी जो वर्ड जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। अगला है फोकसिंग ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रैदर देन असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो ऑप्शन 4 क्या है, सही है, यानी कि केवल बच्चे के सिर्फ और सिर्फ उनके अधिगमन का मूल्यांकन पे फोकस करते हैं, ना कि अधिगमन के लिए मूल्यांकन का। ठीक है, कि बच्चे ने क्या सीखा है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ऑप्शन 4 जो है वो बाकी तीनों ऑप्शन से करेक्ट है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट थ्योरी एडवोकेट्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द चाइल्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा के विकास का पूर्वगामी है? अब देखिए, बच्चे की डेवलपमेंट की अगर बात करें और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे ने थ्योरी दिया हुआ है, और पियाजे ने ही बच्चे की डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास के बारे में थ्योरी दिया हुआ है, और उसने ये माना है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है वो सही रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 12 देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द टीचर इन द क्लासरूम एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप। इसमें से कौन सा जो मेथड है वो सही नहीं है एक क्लासरूम के लिए, जब वह जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बताते हैं। अब जेंडर स्टीरियोटाइप होता क्या है, बेसिकली क्या कहता है क्लास जहाँ पे लड़कियों को भेद किया जाता है कि लड़के जो होते हैं वो साइंस पढ़ते हैं, लड़कियां होती है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब लिटरेचर पढ़ती हैं, मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप जो समझ रहे हैं ना, जो बेसिकली लड़कियों में एक तरह का भेद करना है ना। इसमें से कौन सा चीज़ है वो गलत है, सुनिए। तो ये है काउंटर जेंडर बायस, मतलब ये कि जेंडर बायस को काउंटर करना
सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। बच्चे के लिए देखिए पहला जो ऑप्शन है कि जेंडर बायस, मतलब एक ऐसा मतलब चीज़ करना जिसमें जिसमें जेंडर की मतलब उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये तो सही है। सेपरेट सीटिंग करना बच्चों का लड़कों लड़कियों का, मतलब अगर आप अलग करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 क्या है, गलत है। बाकी और देख लेते हैं। डिस्कशंस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्कशन करना चाहिए बच्चों से कि भाई ये गलत है ये सही है। डिस्कशन तो बहुत जरूरी है क्लास में। यूज एग्जाम्पल्स दैट शो द बॉयज एंड गर्ल्स इन द नॉन कॉन्फिडेंस रोल्स, मतलब एक ऐसा डिस्कशन करना या एग्जाम्पल देना जिसमें बच्चे लड़के लड़कियों का रोल्स में ऐसा कुछ फिक्स नहीं हो, तो ये भी सही लग रहा है। तो मतलब बच्चे को सेपरेट सीटिंग करना लड़के लड़कियों को, ये कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए कहीं ना कहीं ये क्लास में फिटिंग नहीं बैठता, ये सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 12 को आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादातर आप ये ध्यान दीजिएगा कि जेंडर से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पियाजे का 1-2 क्वेश्चन आएगा, ले वैगत्स्की का 1-2 क्वेश्चन आएगा, कोलबर्ग का 1-2 क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आप माइंड में सोच चलिएगा, और बाकी जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 13वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो पारो हेल्प्स हर फादर इन द carpentry shop where she successfully measured the wooden blocks using the techniques taught by her father। मतलब पारो जो है अपने पिता के साथ अपने पिता के कारपेंटर, बल्कि उनके पिता एक बढ़ई हैं, लकड़ी का काम करते हैं। तो उन्होंने अपने पिता को हेल्प करवाया एक लकड़ी को मापने में, लकड़ी के वुडन ब्लॉक को मापने में। ठीक है। सी इज़ रिसेंटली एडमिटेड टू द पब्लिक स्कूल अंडर EWS स्कीम। अभी उसको एक स्कूल में एडमिशन किया गया है, उसका स्कीम क्या था, EWS। सरकारें जो है वो EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी के लिए बेसिकली एक स्कीम लाई है गरीब बच्चों के लिए, वेयर शी इज़ अनेबल टू कॉप अप विद द एकेडमिक डिमांड्स स्पेशली इन इज सिचुएशंस टू द टीचर। मतलब ये कि अपने स्कूल में, विद्यालय में जहाँ पर वह पढ़ती है वहाँ पे गणित की जो चीज़ें हैं उसको वो सही से कर नहीं पाती हैं। इसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो टेल पारो दैट शी डज नॉट हैव द एबिलिटी टू स्टडी। मतलब पारो को ये बताना कि उसको पढ़ने का एबिलिटी नहीं है, वो पढ़ नहीं सकती है। गिव टेस्ट एंड इंकरेज द रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, उसको टेस्ट देना और उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करवाना, मतलब बार बार उसको दोहराना चीज़ों को। कंसेप्चुलाइज द करिकुलम ऑफ स्टडी मटेरियल फॉर पारो इंटीग्रेटिंग द मैथमेटिकल एक्सपीरियंसेस गेन्ड आउटसाइड स्कूल। मतलब बेसिकली मैथमेटिक्स जो पढ़ती है स्कूल में उसको पारो की जो वो क्लास में पढ़ती है उसको अपने आसपास की चीज़ों से, उसके बाहर जो गणित का अनुभव है उसके बारे से उससे जोड़ना। या आज पारो टू कीप द नॉलेज टू गेन द सेपरेट फ्रॉम द स्कूल। मतलब पारो को ये बोलना कि भाई अपना जो नॉलेज जो स्कूल से करती है वो, और जो नॉलेज बाहर करती है उसको अलग अलग करना। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे दोस्तों, तो आप पहला ऑप्शन गलत है कि भाई उसके पास ऑप्शन, एक टीचर कभी बच्चों को नहीं कह सकता कि भाई आपको कुछ नहीं आता, उसको टेस्ट बार बार देना भी गलत है। या पारो को ये बोलना कि आप नॉलेज जो गेन करते हैं उसको स्कूल को अलग कीजिए, अपने नॉलेज को अलग रखिए। ऑप्शन 3 करेक्ट है कि भाई बच्चों को आपको इस तरह से करिकुलम देना पड़ेगा, पाठ्यक्रम देना पड़ेगा कि बच्चे चीज़ों को इस तरह से सीखें कि वो अपने स्कूल की चीज़ों को और बाहर के उसके अनुभव हैं उसको वो आपस में जोड़ के अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से चीज़ों को सीख सकें। तो ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 14 है, सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैरेक्टराइज्ड विद द टाइप ऑफ इंटेलिजेंट। मतलब ये कि ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति, यानी कि एक बच्चा ऐसा जो, या एक ऐसा इंसान जो ध्वनि, लय और शब्दों के प्रति उसकी पूरी मतलब वो उसको वो समझ सकता है, उसके टाइप को समझ सकता है। ये किस तरह का उसका वो है, मतलब किस तरह का इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल यानी कि अंतरावैयक्तिक, या भाषिक या स्थानिक। तो जब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे ध्वनि यानी कि लय या रिदम, इन चीज़ों को समझने को जो हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक, यानी कि उसको भाषिक पूरी तरह से ज्ञान है, तभी वह ध्वनि, लय और शब्दों को सही से समझ सकता है। ठीक है, ये हो गया भाषिक ज्ञान। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स विच मेथड्स ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रेफर्ड। एक ऐसा क्लासरूम है, एक ऐसा कक्षा है जहाँ पे बच्चों को सामाजिक संरचनात्मक यानी कि सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, वहाँ पे बच्चों को किस तरह से आकलन होगी। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस हैविंग वन वर्ड आंसर्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, या टेस्ट बेस्ड ऑन मोर रिकॉल। तो रिकॉल की बात करेंगे तो रिकॉल जो होगा वो कहीं ना कहीं
गलत माना जाता है। बार बार या सिर्फ और सिर्फ बच्चे के स्मरण के ऊपर आप मतलब टेस्ट करें, यह गलत है। स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि सबके लिए एक तरह का स्टैंडर्ड टेस्ट बनाया जाए, ये भी मुश्किल है सबके लिए बराबर टेस्ट बनाना। बल्कि एक और क्वेश्चन, आप सेकंड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस हैविंग नो वन वर्ड, यानी कि वन वर्ड आंसर। अगर वन वर्ड करेंगे तो बच्चे का कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं रोट लर्निंग पे या बच्चे तुक्का लगाएंगे, तो वो भी गलत होगा। ऑप्शन वन इज करेक्ट कि बच्चे को आप एक तरह से कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, मतलब एक ऐसा काम देंगे जहाँ पे सभी बच्चे आपस में चीज़ों को खुद से मिलजुल के सॉल्व करेंगे। तो इस तरह का जब भी सोशियो की बात करेंगे तो वहाँ पे बच्चे का कोलैबोरेटिव यानी कि एक साथ मिलजुल के काम करने को हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कहेंगे या कोलैबोरेटिव सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन वन इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द 16 क्वेश्चन। द कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट इन द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशंस, यानी कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है ना? सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? कॉन्टिन्यूस का क्या अर्थ है? कॉन्टिन्यूस का अर्थ पता ही आपको कि ये लगातार होता है। कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशंस एंड सपोर्ट चिल्ड्रन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग एम्प्लॉइंग डिफरेंट टूल्स। ठीक है, यानी कि बच्चे को लगातार सिखाना, ऑब्जर्व करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना उसके पढ़ाते टाइम, जिससे कि वो चीज़ों को सीख सके। कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस विद द अनदर, यानी कि बच्चे की तुलना लगातार दूसरे बच्चों से मार्क्स या ग्रेड से करना। कंस्ट्रक्टिंग द फॉर्मल पेपर पेंसिल टेस्ट इन द फिक्स्ड इंटरवल्स, मतलब पेपर पेंसिल टेस्ट लगातार लेना एक फिक्स टाइम पे। या पीरियोडिक टेस्ट एज चिल्ड्रन टू गॉज देयर एबिलिटी, या मेमोराइजेशन। तो दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन 2 है इसमें क्या दे रखा है कि इसमें बच्चे को कंपेयर करना, तुलना करना, ये गलत है। ऑप्शन 3 में पेपर पेंसिल सिर्फ करना, पेपर पेंसिल टेस्ट भी फिक्स मतलब एक तरह का अच्छा इवैल्यूएशन नहीं माना जाता है। पीरियोडिक टेस्ट भी जो कि मेमोराइजेशन करना या रट्टा लगाने पे, ये भी गलत है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है भाई? ऑप्शन 1 सही है कि बच्चे का आप लगातार ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चे जो यहाँ पे गलती कर रहे हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बच्चे को इस तरह से आप सिखाएंगे। तो ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर्स। ओके, अब 17 में चलते हैं। 17 में क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज्ड टू गेट सेट ऑफ डैश गोल्स, मास्टरी ओरिएंटेड, फेलियर एक्सेप्टिंग या सेल्फ डिफीटिंग। शिक्षार्थियों को किस प्रकार से लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो प्रवीणता अभिमुखी, यानी कि बच्चे को प्रवीणता सिखाना। दूसरा, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, मतलब असफलता से बच सके, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, असफलता को एक्सेप्ट कर सकें। आत्म पराजित, मतलब खुद को पराजित करने का लक्ष्य। तो दोस्तों देखिए, आप ऑप्शन 2 को देखेंगे ध्यान से तो पाएंगे कि भाई इसमें असफलता, मतलब बच्चे अगर असफलता से बचेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? देखिए, बच्चे जो सीख रहे हैं तो उसमें उनके पास उनको वो सीखेंगे, गलतियां करेंगे, असफल होंगे, सफल होंगे। तो असफलता से बचाने का आप लक्ष्य नहीं दे सकते, या असफलता से स्वीकार करना। अगर बच्चा असफलता हमेशा स्वीकार करता रहेगा तो भी नहीं सीख पाएगा। या खुद को हराने का, सेल्फ डिफीटिंग का, ये भी गलत है। मतलब बच्चे को मास्टरी ओरिएंटेड, यानी कि बच्चे को प्रवीण बनाना, बच्चे को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं गोल होता है एक अच्छे स्टडी का। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर्स। आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन? इसमें से कौन सा जो सिद्धांत है वो समावेश का नियम है? इंक्लूजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे सभी बच्चों को, चाहे बच्चे जैसे हैं, अच्छे पढ़ने में, खराब पढ़ने में, बच्चे की जो भी IQ लेवल है, बच्चे जैसा भी मर्जी हो, बच्चे में कोई डिजेबिलिटी है, तो तभी भी बच्चों को एक साथ क्लास में बैठाना, एक साथ पढ़ाना, उसी को इंक्लूजन कहते हैं। तो इंक्लूजन का क्या प्रिंसिपल है? डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शंस, मतलब सभी के लिए एक जैसा इंस्ट्रक्शन देना, ये भी गलत है। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि सभी में अलग अलग जो डिफरेंसेज होती है, कुछ बच्चे अलग होते हैं पढ़ने में, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, सबको एक्सेप्ट करना। या सेग्रेगेशन ऑफ लेबलिंग, मतलब बच्चे को लेबलिंग करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 3 जो है दोस्तों सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 देखिए दोस्तों, आपको बताना है अ चाइल्ड हु हैज पार्शियल विजन, एक ऐसा बच्चा जो सही से अच्छे से देख नहीं सकता, शुड बी इनकरेज टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, मतलब बच्चे को सिर्फ आपसे बोलेंगे कि बच्चे घर में सिर्फ शिक्षा प्राप्त करें। नीड्स टू बी इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, उनको एक अलग तरीके के स्कूल में डालना चाहिए जहाँ पे इस तरह की पढ़ाई हो। शुड बी पार्ट इन द रेगुलर स्कूल विद द इंक्लूसिव प्रोविजंस, उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को हमें रेगुलर स्कूल में डालना चाहिए और उनको इंक्लूसिवनेस प्रोवाइड करनी चाहिए। शुड बी रेगुलर स्कूल विद नो स्पेशल प्रोविजंस टू इंकरेजिंग, मतलब उनको कोई किसी भी तरह खास तरह का उनको स्पेशल उनको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं, ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते उनको आपको
ऐसे मतलब आप ऐसे क्लासरूम में डालेंगे जहाँ पे मतलब आपको डालेंगे जहाँ पे बच्चों को रेगुलर क्लासरूम में डालेंगे और बच्चे साथ ही साथ इंक्लूसिव प्रोविजंस यानी जहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाई जा सके, ऐसे बच्चे क्लासेस डालेंगे। तो ये ऑप्शन 3 जो है वो सही है। 20 में चलेंगे दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन ए क्लासरूम। इसमें से कौन सा जो चीज़ है, कौन सा एक्टिविटी है जो ये प्रमोट करेगा कि क्लास में बच्चे क्रिएटिविटी काम करेंगे। तो एक्सेप्टेंस इन द इमेजिनेटिव आंसर्स, बच्चे के इमेजिनेशंस को एक्सेप्ट करना, ठीक है। एम्फेसिस ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, बच्चे के ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर बच्चे के विचार मंथन पे बल देना। एम्फेसिस ऑन द कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी चिंतन बल देना। या टॉलरेंस टू डिसेंट, यानी बच्चे की असहमति के प्रति सहनशीलता, बच्चे अगर कुछ असहमति भी करे तो उस पर आप सहनशीलता बने रहे। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन 3 जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग गलत है। कन्वर्जेंट मतलब ये कि भाई एक ही चीज़ के ऊपर हम लोगों को टिके रहना है कि भाई ये चीज़ सही है बाकी सब गलत है। डाइवर्जेंट मतलब होता है एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स, एक मतलब कन्वर्जेंट जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ होती है। डाइवर्जेंट यानी कि आपको एक ऑप्शंस को अलग अलग तरीके से सोचना, दैट इज करेक्ट। तो 1 2 3 सही लग रहा है। 1 2 3 किसका ऑप्शन है? 2 का। तो 2 आंसर जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट इन द लाइन विद फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन टू हेल्प द चाइल्ड with autism in your class who is finding it difficult to cope up with the group activities। यानी कि एक स्वैर चिंतन यानी कि आत्मविमोह छात्र जो आयोजित सत्र के सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि जो है वो अनुरूप नहीं है, सही नहीं है। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, आपको नहीं वाला चीज़ फाइंड करना है। तो गिविंग अप्रोप्रिएट विजुअल एंड रिटन मटेरियल्स टू बी यूज ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क, मतलब उसको आप प्रोवाइड करेंगे मटेरियल्स ग्रुप वर्क करते टाइम। अलाउइंग टू चाइल्ड टू वर्क इन अ पेयर इन रिलैक्सिंग एटमोसफियर विद लेस नॉइज, मतलब ऐसी जगह पर बच्चे को पढ़ाएंगे जहाँ पे भीड़ भाड़ यानी जहाँ पे मतलब बच्चे शोर कम करें और पढ़ने के लिए उपयुक्त मतलब वो हो, शोर कम हो। ठीक है। सेंडिंग टू द चाइल्ड टू द स्टडी टू द स्पेशल स्कूल, बच्चे को एक खास स्कूल में डालेंगे, पढ़ने के लिए भेज देंगे। तो बच्चे को खास स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है, दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब ऑप्शन जो 3 है वो गलत है। फिर भी 4 पढ़ लेते हैं। सीकिंग द सपोर्ट ऑफ रेमेडियल टीचर इन द रेगुलर क्लासरूम्स, हाँ अगर बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उसको आप स्पेशल यानी कि कुछ रेमेडियल यानी कि उसकी जो बच्चे की जो उपचारात्मक शिक्षा होती है वो आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 गलत है, बाकी सब चीज़ें सही है। तो ऑप्शन 3 जो है वो उसको लेके चलेंगे। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, बच्चे को एक प्राथमिक कक्षा में बच्चे टीचर को किस तरह से करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? इंकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। डिस्करेज करना चाहिए, नेवर अलाउ या पनिश। पनिशमेंट गलत है। नेवर अलाउ यानी कि बच्चे को आप पूछने से मना कर देंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या? डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर सकते बच्चे को, इंकरेज करेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर कि बच्चे को आप इंकरेज करेंगे, बच्चे को